तो बच्चों अब आपको जानकारी प्राप्त हो चुकी होगी आवर्त और समूह के बारे में। अच्छे से आपको पता होगा कि अगर ये हमारा पीरियोडिक टेबल है तो इस जिस दिशा में हम जा रहे हैं बाएं से दाहिनी तरफ, ये हमारे आवर्त हैं। टोटल 7 आवर्त हैं और ऊपर से नीचे की तरफ हमारे पास टोटल जो वर्टिकल कॉलम्स है वो टोटल 18 हैं। ठीक है बेटा, तो 7 आवर्त हैं और 18 हमारे पास समूह हैं। तो अब हम सीखने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक संरूपण। लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि संयोजक इलेक्ट्रॉन या संयोजकता इलेक्ट्रॉन क्या होता है। ये चीज़ें आपको ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में पढ़ाई जा चुकी हैं, फिर भी हम आज वापस से दोबारा इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वहाँ पहुँचने से पहले हम कुछ समझ लेते हैं कि हमारा जो टॉपिक है आधुनिक आवर्त सारणी और तत्वों का इलेक्ट्रॉन संरूपण, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि एक ही आवर्त में नजदीक पाए जाने वाले तत्वों के गुणधर्मों में थोड़ा सा अंतर होता है। जैसे कि अगर हम बात करें कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में, तो ये एक ही आवर्त के दो तत्व हैं, तो ये आजू बाजू है, तो इनके गुणधर्मों में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता। ठीक है, बट अगर हम बात करेंगे जैसे कि कैल्शियम और हम बहुत दूर चल गए उसी आवर्त में सेलेनियम पे चले गए, तो ये काफी दूर के तत्व हो गए, भले ही एक ही आवर्त में है लेकिन काफी दूर के तत्व हो गए। तो अधिक दूर स्थित तत्वों के गुणधर्म में अधिक अंतर पाया जाता है। ठीक है बेटा, अब अगर हम समूह की बात करेंगे, जैसे ये हमारे समूह है ऊपर से नीचे तक जितने, जैसे समूह 1 है, 2, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, वैसे 18 टोटल है। तो उसके हिसाब से एक ही समूह में सभी तत्वों के रासायनिक गुणधर्मों में समानता तथा श्रेणीबद्धता दिखाई देती है। तो जैसे अगर मैं बात करूं पहले ग्रुप की, जिसमें पहला तत्व क्या है, हाइड्रोजन है, फिर लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रांशियम है। तो जो हाइड्रोजन है, मान लीजिए हम उसको पहले ग्रुप का भी तत्व समझ सकते हैं और 17वें ग्रुप का भी समझ सकते हैं, क्योंकि उसका पोजीशन अभी तक पीरियोडिक टेबल में फिक्स नहीं है। तो अगर हम पहले ग्रुप को यहाँ से देखते हैं, लिथियम से देखते हैं, तो लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, सीजियम हो गया, ये क्षारीय तत्व हैं। ये काफी रिएक्टिव होता है और ये सारे के सारे धातु हैं, तो ये इनके अंदर श्रेणीबद्धता होती है। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया रहेगा कि आवर्त में जो नजदीक नजदीक आजू बाजू वाले जो दो तत्व होते हैं उनके गुणधर्म में ज्यादा अंतर नहीं पाया जाता, लेकिन जो काफी दूरी पे स्थित होते हैं उनके गुणधर्म में काफी अंतर पाया जाता है। और एक ही समूह में जितने भी तत्व होते हैं उनमें जो गुणधर्मों की श्रेणीबद्धता होती है, कुछ एक्सेप्शन होते हैं जो कि हम फ्यूचर में, आप 11th-12th में जाओगे तो आपको समझ में आएगा। बट फिलहाल के लिए आपको ये जानना है कि उनके जो गुणधर्म है उसमें समानता और श्रेणीबद्धता होती है। और ये किसके कारण है, तो आधुनिक आवर्त सारणी के समूह तथा आवर्तों की ये विशेषताएं तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक संरूपण के कारण है, तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक संरूपण के ही कारण है। ठीक है, तो किसी तत्व को आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह या आवर्त में रखना, यह उसके इलेक्ट्रॉनिक संरूपण के आधार से स्पष्ट होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक संरूपण आपको ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में सिखाया जा चुका है, आज हम वापस से पढ़ेंगे। बट पहले हम देख लेते हैं हमारा टॉपिक क्या कह रहा है। तो हमारा जो पहला टॉपिक है समूह इलेक्ट्रॉनिक संरूपण। समूह मतलब हम ग्रुप के हिसाब से पढ़ने वाले हैं। किसके हिसाब से, मतलब हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, टॉप से बॉटम की तरफ जा रहे हैं, ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं, हम बाएं से दाएं की तरफ नहीं जा रहे हैं। अब जैसे इसमें लिखा हुआ है कि समूह 1 अर्थात सारी धातुओं के वंश कि इन सभी तत्वों की संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है। तो याद रखना कि आपके जो, अब जब आप समूह के हिसाब से पढ़ते हो तो जो उनकी संयोजकता इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है वो क्या होती है बेटा, सेम होती है। अगर मैं बोलूं कि हमारा जो ग्रुप 1 है क्षारीय धातु, इनका जो संयोजकता इलेक्ट्रॉन होगा वो होगा 1, ग्रुप 2 का कितना होगा, 2 होगा। अगर मैं ग्रुप 14 का बोल रहा हूँ, कार्बन का आपको पता ही है संयोजक इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, संयोजकता कितनी होती है बेटा, 4। ठीक है, तो वो सारे उनके सारे तत्वों को, उसके कार्बन नीचे सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, इन सब का संयोजकता क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम इसको समूह के हिसाब से पढ़ रहे हैं। दूसरे किसी भी समूह तत्वों को देखने पर उसकी संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या एक समान दिखाई देगी। मतलब अगर सिंपल सी बात है, हम अगर किसी फैमिली के मेंबर्स हैं तो हमारी संयोजकता सेम होगी। मतलब हमारा जो सरनेम है मान लीजिए वो सेम है, लेकिन अगर हमारा बाजू वाला है उसका सरनेम क्या होगा, अलग होगा। जरूरी नहीं है, अगर हमारे ही कास्ट का है तो ठीक है, बट अगर दूसरे कास्ट का है तो सरनेम क्या हो जाता है, टोटली
अलग हो जाता है। हमारे फैमिली में सबका सरनेम सेम होगा, हमें इससे मतलब है, क्योंकि हम यहाँ समूह की बात करें, हम यहाँ पे एक फैमिली की बात करें, तो और जो समूह जब हम पढ़ते हैं तो हम एक फैमिली के हिसाब से पढ़ते हैं कि भाई इस समूह के सारे मेंबर के गुणधर्म में समानताएं, श्रेणीबद्धता पाई जाती है। ठीक है बेटा। उसी प्रकार समूह 17 अर्थात हैलोजन वन, जैसे इनकी बात कर रहे हैं, फ्लोरीन, हेलो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में फ्लोरीन क्लोरीन इनके बाध्यता कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे अगर मैं फ्लोरीन की बात करूं, मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक समूह पर लिख रहा हूँ, आपको पता होगा फिर भी लिख रहा हूं मैं 2,5, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, ये कैसा हो जाएगा 2,7। और आपको पता है कि पहले कवच में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है और दूसरे वाले कवच में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, बरोबर है। अब 8 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा अगर इसको दूसरे वाले कवच में, तो स्टेबल हो जाएगा। अभी फिलहाल इसके पास कितने चल रहे हैं, 7, तो इसके बाद 2 ऑप्शन, या तो ये 7 तो फेंक दे, 2 बचा ले तो भी स्टेबल है हीलियम जैसा, या तो 1 ले ले और 8 हो जाए, मतलब नियॉन जैसा, तो 2 और 8 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो अब इनके जो संयोजक इलेक्ट्रॉन है वो 7 है, मतलब जो बाहर की कक्षा होती है, जो बाहर का ऑर्बिट होता है, उसमें जो टोटल इलेक्ट्रॉन बैठे होते हैं, पड़े होते हैं, उनको हम संयोजक इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और कितना इलेक्ट्रॉन हमें चाहिए स्टेबल होने के लिए अपने आप को, या तो हमें लूज करके कर सकता हूँ, या तो गेन करके कर सकता हूँ, या तो मैं शेयर करके कर सकता हूँ। हमारा मेन टारगेट क्या होता है बेटा, अगर हम पहले ऑर्बिट की बात छोड़ दें तो दूसरे ऑर्बिट के बाद जो दूसरा ऑर्बिट है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, तीसरे में 18, लेकिन अगर 18 नहीं तो कम से कम 8 तो चाहिए ही चाहिए हमें। ठीक है, तो अगर 8 मुझे चाहिए तो मुझे क्या करना होगा, उसके लिए मैं देखूंगा कि बातम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, अभी फिलहाल 7 है, तो मुझे कितने चाहिए, 1 चाहिए, लेकिन हमेशा 2 ऑप्शन रहेगा, या तो मैं निकाल दूं या तो ले लूं, या तो मैं लूज कर दूं या तो गेन कर लूं। तो हमेशा अपने प्रॉफिट के बारे में सोचना है। अगर गेन करना 1 है, लूज 7 करना पड़ रहा, तो आप गेन ही करोगे, है ना। तो इनकी जो संयोजक इलेक्ट्रॉन है वो 7 और संयोजकता इनकी 1 है। तो आप देख सकते हो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसी भी एक समूह में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉनिक की कक्षाओं में क्रमशः वृद्धि होती है। इससे स्पष्ट होता है कि बातम कक्षाओं का इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण या आधुनिक आवर्त सारणी के प्रत्येक समूह की विशेषताएं होती है, परंतु जैसे हम किसी समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं वैसे कवचों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। इनके कहने का मतलब यह है कि जब आप समूह में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हो, जैसे अगर मैं यहाँ पे आपको बता दूं अच्छे से, जब आप समूह में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हो, तो अगर आपका यहाँ पे साइज इतना बड़ा है, ठीक है, तो नीचे जाओगे तो देख रहे हो बेटा, एक कक्षा कक्षा जो है बढ़ते जा रही है। मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा है। तो आप देख सकते हो जब आप टॉप से बॉटम की तरफ जा रहे हो तो जो त्रिज्या है वो भी बढ़ते जा रही है, मतलब जो साइज, एटॉमिक साइज बढ़ते जा रहा है, और साथ में एक एक कक्षा उसमें ऐड होते जा रही है। तो कक्षा ऐड होते जाती है तो बाहर के जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है टोटल, जो संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सेम ही होती है। ठीक है, तो वहां आगे पढ़ेंगे वो सारी चीजें, बट फिलहाल अभी के लिए आप जानकारी रखो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा समूह व इलेक्ट्रॉनिक सरूपण। तो आपको क्या याद रखना, समूह में अगर कोई तत्व, अगर हम किसी एक समूह के तत्वों की बात कर रहे हैं तो उनके जो बाहर के इलेक्ट्रॉन हैं वो सेम होंगे, मतलब उनका जो संयोजक इलेक्ट्रॉन होगा और जो संयोजकता इलेक्ट्रॉन होगा वो सेम होगा। अब हम दूसरा पढ़ेंगे, आवर्त और इलेक्ट्रॉनिक सरूपण, पीरियड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम बाएं से दाएं की तरफ जा रहे हैं, अब हम बाएं से दाएं की तरफ जा रहे हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हो, अगर हम लिथियम की बात करें तो लिथियम का क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक नंबर, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3 होता है, तो उसको हमने कैसा लिखा है, 2,1। फिर बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, 2,2। फिर बोरॉन का 5 है, 2,3। देखिए यहाँ पे बीच में गैप है, बीच में गैप इसलिए है क्योंकि हमने यहाँ से लेके यहाँ तक के तत्वों को हटा दिया। फिलहाल हम सीधा बेरिलियम से कहाँ पर पढ़ रहे हैं, बोरॉन, क्योंकि 4 के बाद 5 आता है। ठीक है बेटा, तो कार्बन का 2,4 है, नाइट्रोजन का 2,5 है, ऑक्सीजन का 2,6, फ्लोरीन का 2,7 है, नियॉन का 2,8। यहाँ से हम 2 चीजें सीख सकते हैं। एक तो बायतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है वो हम जान सकते हैं। दूसरा, जितने बाहर बायतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन है, स्टेबल होने के लिए मैं कितने इलेक्ट्रॉन गेन करने, लूज करने, मतलब हम संयोजकता भी जान सकते हैं और संयोजक इलेक्ट्रॉन भी जान सकते हैं। संयोजकता क्या होता है कि भाई स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन गेन और लूज करने हैं, और संयोजक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बायतम कक्षा में जितने भी टोटल इलेक्ट्रॉन पड़े हैं वो हमारे संयोजक इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, अभी हमने देखा समूह में जो संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या थी वो सेम थी, कि ऊपर से नीचे सेम फैमिली मेंबर है तो उनके पास सेम इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, और वहां पे दूसरा क्या हो रहा है, कक्षा जो कवच है वो भी बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं।
अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो इन तत्वों के संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न है। जैसे अभी देखोगे लिथियम में एक है, बेरिलियम में दो है, बोरान में देखो तीन हो गया, कार्बन में देखो चार हो गया, नाइट्रोजन में पांच हो गया, ऑक्सीजन में छह हो गया, इसमें सात हो गया, इसमें आठ हो गया। तो बातम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जा रही है, मतलब उनका जो संयोजक इलेक्ट्रॉन या संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो बढ़ती जा रही है, या अलग अलग है जिसको हम बोल सकते हैं, परंतु उनमें कवचों की संख्या समान है। मतलब समूह में हमने क्या देखा था कि हमारी जो संयोजकता इलेक्ट्रॉन थे वो समान थे, और जो कवच जो कक्षा थे वो क्या हो रहे थे, बढ़ रहे थे। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं आवर्त में कि हमारे जो संयोजक इलेक्ट्रॉन है, आप इसको संयोजक इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हो, संयोजकता इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हो, वो क्या हो रहा है, वो बढ़ रहा है। कहां से बढ़ रहा है वो, अगर ध्यान से देखो तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा बेटा, क्योंकि आपको पता है स्टेबल होने के लिए उस कक्षा में मिनिमम 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। देखो पहले में 2 चाहिए होता है, फॉर्मूला ही है पूरा, क्या फॉर्मूला है 2n², और n क्या होता है कक्षा का नंबर। दूसरे में 8 चाहिए होता है, तीसरे में 18, लेकिन अगर 18 नहीं है इस फॉर्मूला के हिसाब से तीसरे में 18 चाहिए होता है, लेकिन 18 नहीं तो कम से कम आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ठीक है बेटा। लेकिन अगर आप कवच की बात करोगे या कक्षा की बात करोगे तो वो क्या है, समान है, कुछ भी कक्षा ऐड नहीं हो रहा है, क्योंकि याद रखो बेटा समूह में आप ऊपर से नीचे की तरफ जाओगे तो जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है ना वो बल्क में बढ़ता है। बल्क मतलब समझ रहे हो बेटा, बल्क मतलब होता है जैसे लिथियम में देखो यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे सोडियम में सीधा ही 11 हो गया, पोटेशियम में सीधा 19 हो गया, रुबीडियम में 37 हो गया, इसमें 55 हो गया। मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या में जो बढ़ाव होता है बहुत तेजी से होता है। तब इतना इलेक्ट्रॉन रखेंगे कहाँ पे हम लोग, तो एक ही कक्षा में तो इतने इलेक्ट्रॉन आ नहीं सकते हैं, तो हमें उस इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए नंबर ऑफ जो कक्षा है हमारे हमारे जो कवच है उनको बढ़ाना पड़ता है। लेकिन अगर आप लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हो, लिथियम से बेरिलियम की तरफ जाओ, आप क्या देख पा रहे हो, 3 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 5 6 7 8 9 10, कितने से वृद्धि हो रही है, सिर्फ एक से हो रही है ना। तो याद रखो समूह में इलेक्ट्रॉनिक संख्या बल्क में बढ़ता है, 1 2 3 4 नहीं बढ़ता, 5 10 15 25 30 ऐसे बढ़ता है। और आवर्त में क्या होता है बेटा, एक एक करके बढ़ता है, तो एक एक करके बढ़ता है तो हम उसको इजीली ऐड कर सकते हैं उसी कक्षा में। अब जैसे दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हो, आप बाएं से दाहिनी तरफ जा रहे हो तो एक एक ही बढ़ रहा है ना बेटा, तो आप आराम से उसको ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए कवच क्या होता है, समान होता है। और ये सारी चीजें इफेक्ट करेंगे हमारी त्रिज्या पे, कि जब हम लोग ऊपर से नीचे जाएंगे तो आपको देखो अभी आपको मुझे लगता है समझ में आ रहा है कि जब हम ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो साइज क्या होगा, और बाएं से दाएं की तरफ जाएंगे तो साइज क्या होगा। ठीक बेटा। तो आवर्त में बाएं से दाहिनी ओर जाते समय जिस प्रकार परमाणु क्रमांक में एक एक की वृद्धि होती है, उसी तरह संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या में एक एक की वृद्धि होती है। तो मुझे लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या लिखना और क्या समझना है। अब यहाँ पे मैंने खुद से आपको एक्सप्लेन किया है कि किसी भी कवच में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या का फॉर्मूला क्या है, 2n², और n क्या है बेटा, n आपका ये जो है सर्कल दिख रहा है ये वाला, ये है ना, तो देखो ये पहला सर्कल n इक्वल टू 1 है, दूसरा 2 है, तीसरा 3 है, चौथा 4 है। तो पहले में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकता है, देखो 2n², 2 गुणे 1 का स्क्वायर 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में कितना आएगा 8 आएगा, तीसरे में कितना आएगा 18 आएगा। ठीक है बेटा। तो देखो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक एग्जाम्पल के लिए ड्रॉ किया हुआ है, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहा होगा, दूसरे में 8, तीसरे में 18, चौथे में 32 दिखेगा, उसके बाद 50 दिखेगा। ठीक है। तो अब हमारे पास समस्या ये है कि हम कैसे समझे इलेक्ट्रॉन भरना कैसे हमें। तो बेटा अगर मान लो आपके पास कोई तत्व है जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन को लेके कहाँ जाओगे, पहले आप पहले कक्षा में जाओगे। अब उस 6 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन पहला कक्षा ले लेगा, पूरा तो नहीं ले पाएगा ना, क्योंकि उसका जो लेवल है, उसका जो फिलिंग है, उसका जो एरिया है, वो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन को रख सकता है। अब बाकी 4 कहाँ जाएगा, दूसरे कक्षा में जाएगा। अब दूसरे कक्षा को अगर आपको पूरा भरना है तो टोटल 8 होने चाहिए, लेकिन आपके पास 4 है। ठीक है बेटा। तो आपको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4, याद रखिए। अब अगर मान लीजिए 7 है तो पहले कक्षा में 2 गया, दूसरे कक्षा में 5 जाएगा। तो यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट होता है सर कि अगर स्टेबल होना है तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं, कितने गेन करने हैं, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा उसको, हम उसको बोलते हैं संयोजकता।
क्या बोलते हैं उसको, संयोजकता, कि स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लूज गेन और शेयर करने हैं, और 12वीं कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं उसको हम बोलते हैं संयोजक इलेक्ट्रॉन। तो जैसा देख सकते हैं अब यहाँ पे मैंने एक टेबल ड्रॉ किया हुआ है बेटा, ठीक है। इस टेबल को आपको प्रॉपर अच्छे से लिखना है। जो बच्चे वीक है, जिनको समझ में नहीं आता कि पहले कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पांचवे में, उनको लिए है ये। अब जैसे कवच कोश कक्षा एक ही है, जैसे पहले को हम के बोलते हैं, दूसरे को एल, तीसरा एम, एन, ओ, पी। मतलब अगर n इक्वल टू 1 है तो मतलब वो k को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 है तो l को, 3 है तो m को, 4 है तो n को। कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी पूछ देते हैं कि n कवच में या n कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो आपको समझना चाहिए n कोश मतलब n इक्वल टू 4 हो गया, तो फॉर्मूला क्या होता, 2n स्क्वायर, तो मतलब 2 गुणे 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, वर्ग कितना होता है, 16 होता है, मतलब 32 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इस तरीके के भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये आपको टेबल पूरा अच्छे से याद रखना है। जैसे आप देख सकते हो के में जो कक्षा का नंबर है वो 1 है, फिर इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5, इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं संयोजक इलेक्ट्रॉन के बारे में बेटा, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो क्या है इसका परिभाषा, बाहरी कक्षा में मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में पाए जाने वाले कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इससे समूह का पता लगाया जा सकता है। इसकी संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक ही होती है, याद रखना बेटा। ये आवर्त में ये बढ़ती है, कहां तक जाएगी, 7, और अगर जैसे ही वो 8 पहुंचेगी स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं समूह की बात करूं तो किसी भी समूह में संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, अभी हमने थोड़ी देर में पढ़ा। जैसे मैंने एग्जांपल लिया लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये एक ही समूह के मेंबर, मतलब दे आर फ्रॉम द सेम फैमिली, दे आर सेम फैमिली मेंबर। तो देखो इनको कैसे लिखता है, 2,1, 2,8,1, 2,8,8,1। अगर देखोगे लिथियम का मुझे ड्रॉ करना है तो पहली कक्षा में ड्रॉ करूंगा, ये हमारा न्यूक्लियस है बीच में, और दूसरी कक्षा, तो पहले में कितना इलेक्ट्रॉन डालूंगा, 2। अब दूसरे में 8 चाहिए, लेकिन अपने पास बच्चा कितना, 2, 3 में से 2 गया, एक बच्चा, तो एक इसमें पड़ जाएगा। तो अब आपको बताना है कि संयोजक इलेक्ट्रॉन कितने, तो बेटा संयोजक इलेक्ट्रॉन 1 है। अब दूसरे में 8 चाहिए होते हैं, अभी 7 और चाहिए स्टेबल होने के लिए, बिकॉज एक ही पड़ा हुआ है। तो या तो 7 गेन कर ले, या तो एक लूज करे, फायदा किसमें भाई, उसका त्रिज्या इतना बड़ा नहीं है कि 7 ले सके, तो वो एक लूज कर देता है, तो इसकी संयोजकता 1 हो जाती है। अभी हम आगे वो भी पढ़ेंगे। अब देख सकते हो बेटा यहाँ पे अलग अलग समूह में संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या बदलती रहती है। जैसे ग्रुप 16 देखो, समूह 17 है ना। तो ऑक्सीजन 2,6, फ्लोरीन 2,7, सल्फर 2,8,6। अब देख सकते हो इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, इसमें 7 है, इसमें 7 है, ठीक है। तो ग्रुप के हिसाब से अगर देखोगे तो 16 वाले में 6 है संयोजक इलेक्ट्रॉन, और 17 वाले में 7 है, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। तो अब क्या लिखा है यहाँ पे, संयोजक इलेक्ट्रॉन ही किसी भी रासायनिक परिवर्तन में भाग लेता है। तो अब सिंपल सी बात है कि मान लो किसी के पास 4 संयोजक इलेक्ट्रॉन, तो अगर किसी के साथ बॉन्ड बनाना चाहता है तो अपने 4 इलेक्ट्रॉन के साथ ही बॉन्ड बना सकता है। किसी के पास 2 है तो 2 बना सकता है, किसी को 2 चाहिए तो सामने वाले से 2 ले सकता है, किसी के पास 7 पहले से पड़ा हुआ है तो अपने 7 शेयर कर सकता है। दे तो नहीं सकता बेटा, क्योंकि 7 लूज करना मतलब बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, वो भी हम पढ़ेंगे ऐसा क्यों होता है इन फ्यूचर। अब संयोजकता की बात करते हैं मैं यहाँ पे। जैसे कि आप देख सकते हो कुल इलेक्ट्रॉन जो एक तत्व या तो लेता है या देता है स्टेबल होने के लिए, उसको हम संयोजकता बोलते हैं, उसको इंग्लिश में वैलेंसी बोलते हैं। अगर किसी तत्व के पहले कवच में पूरे 2 इलेक्ट्रॉन है तो वह तत्व स्टेबल है, क्योंकि मैंने आपको बताया था फॉर्मूला कि पहले कवच में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, दूसरे में 8, तीसरे में 18, चौथे में 32। पहले में तो 2 चाहिए, दूसरे में 8 चाहिए, तीसरे में 18 चाहिए, लेकिन अगर मान लीजिए 18 नहीं हो पा रहे तो कम से कम कितना चाहिए बेटा, 8 चाहिए। ठीक उसी प्रकार जैसे आप कुछ खरीदने जाते हो, लोन पे खरीदने जाते हो, तो ऐसा तो नहीं कि 100% लोन हो जाता है, मिनिमम आपको डाउन पेमेंट करना पड़ता है। तो डाउन पेमेंट पे आपको चीजें मिलती है, बाद में आपका ईएमआई वगैरह कटना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है बेटा। सो उसको हम ड्यूप्लेट कहते हैं। उदाहरण जैसे हीलियम है, इसका परमाणु क्रमांक 2 है और परमाणु भार जो है इसका 4 है, तो परमाणु क्रमांक 2 है, इलेक्ट्रॉन भी 2, प्रोटॉन भी 2 है। तो अब देख सकते हो इसको हम कैसे लिखेंगे, 2,0। तो पहली कक्षा में इसके 2 इलेक्ट्रॉन देख सकते हो आप लोग, दूसरी कक्षा में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। देखो कक्षा पहले से ही पड़े होते हैं, कक्षा जो है पहले से, ये कवच जो है, जो ऑर्बिट है वो पहले से पड़े होते हैं, सिर्फ इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसके लिए हम उनको दिखाते नहीं है।
इलेक्ट्रॉन जैसे उसमें ऐड होगा हमको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अष्टक का नियम आपको पता होना चाहिए, अगर किसी तत्व के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है तो स्टेबल तत्व कहलाता है। बट जरूरी नहीं कि सब उसको फॉलो करें, बट मैक्सिमम तत्वों को फॉलो करना पड़ता है। अब जैसे तीसरे कवच को भरने के लिए 18 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। देखिए मैंने अपने हैंडराइटिंग में आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करने के लिए लिखा है कि आपको कोई भी डाउट इसमें क्रिएट ना हो, क्योंकि ये सारी चीजें आपको टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेंगी स्टेबल होने के लिए। लेकिन अष्टक के नियम के अनुसार अगर उस कवच में 8 इलेक्ट्रॉन है तो तत्व भी क्या है, स्टेबल है। मतलब 18 तो चाहिए ही, अगर नहीं है तो कितने चाहिए बेटा, 8 चाहिए। तो देख सकते हो आर्गॉन का एग्जाम्पल लिया था 2,8, अब तीसरे में 18 चाहिए लेकिन 8 है तो भी स्टेबल हो गया बेटा। देखो रूल के हिसाब से 2, 8, 18 चाहिए लेकिन कितना 8 है तो भी स्टेबल हो गया 18। आपको पता होना चाहिए कि आर्गॉन जो एक आदर्श तत्व है, आदर्श तत्व क्या होते हैं, नोबल गैसेस और इनर्ट गैसेस कहलाते हैं। इसका मतलब बहुत ही ज्यादा स्टेबल होते हैं वो। संयोजकता किसी भी आवर्त सारणी में बाएं से दाएं की तरफ, मतलब धातु से अधातु की तरफ, मतलब एस खंड से पी खंड की तरफ कैसा होता है, पहला 1, 2, 3, 4, मैक्सिमम संयोजकता 4 हो सकती है बेटा। फिर 3, 2, 1, 0, क्योंकि जैसे जैसे स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है, मान लीजिए बातम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है तो 7 लेगा नहीं, 1 लूज कर देगा। 2 इलेक्ट्रॉन है तब तो वो 7 लेगा, 5 लेगा, सॉरी 6 लेगा नहीं, 2 लूज करेगा, इसके लिए 2 है। अब आयतम कक्षा में मान लीजिए कितने हैं, 3 है तो स्टेबल होने के लिए 5 चाहिए, तो 5 गेन तो नहीं करेगा, लूज करने में भलाई, तो 3 लूज कर देगा वो। अब आयतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, तो उसके बाद दोनों ऑप्शन बेटा, या तो 4 गेन कर ले, या तो 4 लूज कर दे, या तो शेयर कर ले। तो मोस्टली जो 4 होता है ना कार्बन फैमिली का होता है बेटा, तो कार्बन का वही काम है शेयरिंग करना। अब दूसरा जो है, अगर किसी तत्व के आयतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन है, तो उसके पास क्या ऑप्शन है, या तो 5 लूज कर दे या तो 3 गेन कर दे। अब समझ रहे हो मेरी बात, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की जो संयोजकता, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे संयोजकता की वैल्यू कम होती जाएगी। तो इसके लिए 1, 2, 3, 4 तक क्या होता है, दोनों सेम होता है। जैसे ही संयोजकता इलेक्ट्रॉन, मतलब जो आत्म कक्षा के इलेक्ट्रॉन 4 से ज्यादा होते हैं, संयोजकता धीरे धीरे कम होने लगती है। अब मान लीजिए 6 है इलेक्ट्रॉन तो 2 चाहिए, 7 है तो 1 चाहिए, और 8 है तो 1 भी नहीं चाहिए। तो अभी हम देखेंगे, यहाँ पे मैंने एक टेबल ड्रॉ की आप लोगों को समझाने के लिए। जैसे हम पहली बात करेंगे हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन की बात करेंगे। अब देख सकते हैं हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनिक सन ऊपर 1 है, इसका संयोजक इलेक्ट्रॉन भी 1 है, संयोजकता भी 1 है, क्योंकि इसके पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 ही इलेक्ट्रॉन है। फिर हीलियम, देख रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 2,0, पहला ऑर्बिट इसका भर गया है, पहला कक्षा पूरा भर गया, दूसरी कक्षा में 0 इलेक्ट्रॉन है। जब एक कोई भी तत्व स्टेबल हो जाता है बेटा, जब उसकी कक्षाएं पूरी अच्छे से भर जाती है ना बेटा, तो उसके संयोजक इलेक्ट्रॉन और संयोजकता शून्य हो जाते हैं, ये आपको याद रखना है। लिथियम, लिथियम का जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सन ऊपर लिखेंगे वो होगा 2,1, क्योंकि पहले में तो 2 ही जाएगा, 3 तो नहीं डाल सकते दूसरे में। अब उसके बाद 2 ऑप्शन बेटा, तो उसके बातम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है, तो उसको हमने लिख दिया। देखिए संयोजक इलेक्ट्रॉन मतलब होता है बातम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है। अब स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 ऑप्शन 8 होने चाहिए, या तो 7 ले ले या तो 1 छोड़ दे। तो क्या करता है, 1 छोड़ देता है। जब कोई चीज, कोई तत्व इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है या छोड़ता है तो उसके ऊपर मोस्टली कौन सा चार्ज आता है, धन वाला चार्ज आता है। छोड़ देना ना, इलेक्ट्रॉन निकाल दिया मतलब प्रोटॉन बढ़ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब दूसरे में आप समझ सकते हो, यहाँ पे बेरिलियम 4 है तो 2,2 है, उसके बाद 2 ऑप्शन है, या तो वो 6 ले ले या तो 2 छोड़ दे। तो क्या करता है वो 2 छोड़ देता है, मतलब +2। और उसके बाद हम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 है, तो वो तो एज इट इज रहेंगे। अब बेरिलियम की बात करते हैं, बोरॉन की बात करते हैं बेटा। अब उसमें कैसा है, 2,3, तो उसके बाद 2 ऑप्शन है, या तो 5 ले ले या तो 3 छोड़ दे। फायदा है किसमें, 3 छोड़ने में फायदा है, इसके लिए वो +3 कहलाता है। और बाहर इलेक्ट्रॉन कितने पड़े हैं, 3 है, 3 है, देखो एज इट इज है। अब अगर हम कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन है टोटल, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक सन ऊपर क्या है, 2,4। तो अब कैसा है कि या तो वो 4 ले ले या तो 4 छोड़ दे, दोनों ऑप्शन है ना बेटा। तो वो माइनस भी, मतलब ले भी सकता है और दे भी सकता है, बट ऐसा हो नहीं पाता बेटा कार्बन के केस में। हम आगे कार्बन कंपाउंड्स करके चैप्टर कार्बनिक कंपाउंड उसमें पढ़ेंगे, ऐसा क्यों नहीं हो पाता। न तो कार्बन चारों इलेक्ट्रॉन दे पाएगा ना तो ले पाएगा, क्योंकि लेगा तो उसके जो उसकी त्रिज्या, जो उसका एटॉमिक साइज इतना बड़ा नहीं कि 4 इलेक्ट्रॉन ले ले, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है निगेटिव, बरोबर है। अब कोई भी सेम चार्ज का तत्व, कोई भी सेम चार्ज का स्पीशीज अगर आजू बाजू रहेगा तो उनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा ना। आपने मैग्नेट देखा है ना, मैग्नेट के जो पोल्स होते हैं, अगर सेम पोल्स लगा दो, उत्तरी ध्रुव को सामने सामने रखो तो क्या होगा, नजदीक चिपकेगा या जाएगा दूर, दूर जाता है। और उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को आमने सामने रखो तो अट्रैक्ट हो जाता है। तो उसी प्रकार अगर इलेक्ट्रॉन को बहुत नजदीक रख दिया तो एक दूसरे से दूर भागने लगते हैं, क्योंकि उनके ऊपर चार्ज निगेटिव होता है। दूर भागने के चक्कर में क्या होता है, साइज बढ़ जाती है, फट भी सकते हैं ना।
तो इसके लिए 4 ले नहीं सकते और दे भी नहीं सकते चारों बेटा, क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी कम हो जा रही है और उसके हिसाब से जगह ज़्यादा है। तो क्या होता है कि जो हमारा न्यूक्लियस है, हमारे सेंटर में प्रोटॉन होता है ना पॉजिटिवली चार्ज, वो उस इलेक्ट्रॉन को खींचने लगता है जोर जोर से, तो अट्रैक्शन बढ़ जाता है। तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन को आप नहीं निकाल सकते। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, एक छोटा सा बच्चा है, उसके पास बेटा 5 चॉकलेट, 5 डेयरी मिल्क है, ठीक है। अब छोटा सा उसका हाथ भी होगा, छोटे छोटे फिंगर्स होंगे, उसमें उसने 5 चॉकलेट पकड़ रखा हुआ है। मान लीजिए 4 चॉकलेट कार्बन के हिसाब से चल रहा है। तो आपने क्या किया, उस छोटे बच्चे से एक चॉकलेट छीन लिया, बरोबर है। अब एक बात बताओ, अब वो जो 3 चॉकलेट उसके पास बचे हैं, उस पर उसकी पकड़ मजबूत हो जाएगी या कम हो जाएगी? सिंपल सी बात है, मजबूत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब वो नहीं चाहेगा कि भाई कम से कम जो 3 चॉकलेट बचे हैं कोई ले ले। अब आपने क्या किया, थोड़ा एक चॉकलेट और खींच के। अब मुझे ये बताइए कि जब पहला चॉकलेट आपने खींचा, उसके बाद जब दूसरा चॉकलेट खींचा, किसमें ज्यादा बल लगाना पड़ा आपको, पहले वाले में दूसरे वाले में? दूसरे वाले में। अब जो 2 चॉकलेट उस बच्चे के पास बचे हैं ना, वो आप नहीं ला सकते बेटा, तो उसके बाद वो तांडव करेगा। समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि अब उस 2 चॉकलेट पे उसकी पकड़ और भी ज्यादा मजबूत हो गई है। ठीक उसी तरह तत्वों के अंदर होता है, अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालते जा रहे हो, बचे हुए इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो न्यूक्लियस है, जो केंद्रक है, केंद्रक में आपको पता है क्या क्या होता है केंद्र में? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन मान लो 10 है, प्रोटॉन 10 है, अब आपने 4 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, तो 6 इलेक्ट्रॉन बचे, 10 प्रोटॉन बचे, तो 6 इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में 10 प्रोटॉन का अट्रैक्शन ज्यादा हो गया। तो इसके लिए आप चारों निकाल भी नहीं सकते बेटा, ठीक है। तो इसके लिए इसका संयोजक इलेक्ट्रॉन संयोजकता सेम होता है। अब यहां से कहानी की बेटा उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। अब नाइट्रोजन 7 है, तो 2,5 लिखते हैं हम लोग, देख रहे हो यहाँ पे। अब आत्म कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है। अब इसके बाद 2 ऑप्शन बेटा, या तो ये ना 3 ले ले, या तो 5 छोड़ दे। तो ये 3 लेने में विश्वास करें, बिकॉज छोड़ने में 5 लूज करना पड़ेगा, ज्यादा लूज करना पड़ेगा, और लेने में सिर्फ कितना लेना पड़ेगा बेटा, 3 लेना पड़ेगा उसको। तो इसके लिए जब 3 लेता है तो -3 हो जाता है। अब देखो यहाँ से कहानी उल्टी चल रही है। ऑक्सीजन 8, 2,6 से आत्म कक्षा में है, और वो 2 लेगा बेटा, क्योंकि 2 लेने में भलाई है, 2 लेने में भलाई, 6 छोड़ने में भलाई नहीं है। इसके लिए -2। अब फ्लोरीन है, फ्लोरीन में कैसा हो रहा है बेटा कि उसके पास है 9 इलेक्ट्रॉन टोटल। अब 2,7 है, अब 2,7 तो हो गया। अब 7 उसके बाद आत्म कक्षा में, उसको स्टेबल होने के लिए या तो यार अब उसको 1 इलेक्ट्रॉन दे दो, या तो उससे 7 इलेक्ट्रॉन लेके दिखाओ। तो 1 इलेक्ट्रॉन के लिए कुछ भी करेगा। इसके लिए वो क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है और चार्ज क्या हो जाता है बेटा, -1। इन फ्यूचर भी हम इसको ऑक्सीडेशन नंबर बोलेंगे, या वैलेंसी भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो नीचे देखो मैंने ये सब ड्रॉ किया हुआ प्रॉपर, ये भी आपको अपने नोटबुक में अच्छे से ड्रॉ करना है। जैसे हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन, हीलियम में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, देख रहे हो बेटा, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। तो देखो धातु की जो संयोजकता होती है वो 1, 2 या 3 से ज्यादा नहीं होती। अधातु की संयोजकता, संयोजक इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 4, 5, 6, 7 होता है, ठीक है। अब धातु को ध्यान से अगर समझोगे तो वो +1, +2, +3 वो लूज करने में विश्वास करता है। अधातु क्या करता है, वो गेन करने में विश्वास करता है, ठीक है। जैसे 4 था तो 4 ले सकता है, 4 दे भी सकता है। 5 है तो 3 ले लेगा, 6 है तो 2 ले लेगा, 7 है तो 1 ले लेगा। अब धातु में क्या होता है कि 1 है तो छोड़ देगा, 2 है तो भी छोड़ देगा, 3 है तो भी छोड़ देगा, क्योंकि चौथे नंबर पे अधातु आ जाता है। तो बेटा यहाँ तक हमारा था इलेक्ट्रॉनिक संरूपण, समूह में और आवर्त में। अब हम देखेंगे कि हमारे कुछ चीजें कैसे चेंज होती है। जैसे संयोजकता भी हमने पढ़ा, परमाणु के सबसे बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या संयोजकता कहलाती है। समूह में ऊपर से नीचे के बढ़ने पर संयोजकता समान होती है, परंतु आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर पहले 1 से 4 तक बढ़ती है, उसके बाद घटकर 0 हो जाती है, जैसा बेटा मैंने आपको यहाँ पे समझाया, सेम बेटा, ठीक है। तो याद रखना, बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, वो जो होता है वो संयोजक इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन कितने चाहिए होते हैं स्टेबल के लिए, वो संयोजकता होती है। कितनी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है बाहर, ठीक है, वो संयोजकता इलेक्ट्रॉन या संयोजक इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। और कितने चाहिए हमें स्टेबल होने के लिए, या तो लूज करना है या तो गेन करना है, वो हमारी क्या कहलाती है बेटा, संयोजकता कहलाती है। इसके लिए 1 से 4 तक बढ़ती है, 4 से 0 पे आती है। और हमारे संयोजक इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 तक जाते हैं, 8 पे भी वापस वो स्टेबल हो जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो सोडियम का 1, 2, 3, 4, 5, 3, 5 नहीं हुआ, 4 हो गया, फिर 3, 2, 1, 0।
अब दूसरा जो हमारा है फैक्टर वो है परमाणु साइज। परमाणु साइज आपको पता होना चाहिए, जैसा हमने अभी डिस्कस किया थोड़ी देर पहले, कि जब हम समूह की बात करेंगे तो समूह में कैसा होगा, ये आपका एक कवच है, नीचे जाते जाओगे तो आपकी कवच की संख्या क्या होती जा रही है बेटा, बढ़ते जा रही है। तो आपको बस इतना बताना है कि जब हम समूह में टॉप से बॉटम की तरफ जा रहे हैं तो परमाणु साइज क्या हो रही है, बढ़ रही है कम हो रही है, बढ़ रही है। देखो वही पे लिखा हुआ है, परमाणु साइज से परमाणु की त्रिज्या का पता चलता है, एक परमाणु के केंद्र से बातम कोश की दूरी की परमाणु साइज। मतलब अगर ये आपका न्यूक्लियस है और ये आपके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को हम परमाणु त्रिज्या भी बोलते हैं। अब जैसे समझो मैंने समूह के बारे में बता दिया, अब जब हम आवर्त में जाते हैं बेटा, तो आवर्त मैंने क्या बोला था, अभी हमने सीखा कि आवर्त में जो कवच होता है वो चेंज नहीं होता, कवच उतना ही होता है। सिर्फ देखो साइज क्या होते जा रही है, लेफ्ट से राइट में साइज क्या होते जा रही है, कम होते जा रही है। टॉप से बॉटम में साइज क्या होते जा रही है, बढ़ते जा रही है। क्यों बढ़ते जा रही है बेटा, देखो ध्यान से समझना। जब हम लेफ्ट से राइट में जाते हैं, देखो यहाँ पे प्रॉपर लिखा हुआ है, आवर्त में बाएं से दाएं की तरफ, आवर्त में बाएं से दाएं पर परमाणु साइज या त्रिज्या घटती है, क्योंकि नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता है। अगर मान लो इसको मैं लिथियम मान लूं, इसको लिथियम मान लूं 3, फिर ये बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। अभी इलेक्ट्रॉन ऐड कहाँ होता है, ये इलेक्ट्रॉन बेटा बाहर है, जैसे यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 है, फिर यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, आई एम सॉरी, ऐसे नहीं है। अभी लिथियम में जैसे 3 है, 2 अंदर है और 1 बाहर है। 1 मिनट में आपको वापस बताता हूँ। जैसे लिथियम में 2 अंदर है 1 बाहर है, बेरिलियम में 2 अंदर है 2 बाहर है, बोरॉन में 2 अंदर है 3 बाहर है। तो आप देख पा रहे हो, कार्बन में 2 अंदर है 4 बाहर है। तो कवच नहीं बढ़ रहा है, तो क्या हो रहा है कि न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ जोर से खींच रहा है अंदर की तरफ। तो साइज क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, नाभिकीय आवेश। प्रोटॉन भी तो बढ़ते जा रहा है ना, और कवच बढ़ नहीं रहा है, तो उसके लिए साइज कम होता है। अब जब आप टॉप से बॉटम पे आते हो, मतलब समूह में ऊपर से नीचे के आते हो, परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, क्योंकि नए कोशों की संख्या में बढ़ोतरी होती है, जिससे नाभिक और बातम कोश की दूरी बढ़ जाती है। तो देखो ये कोश बढ़ते जा रहे हैं, इसमें 1 था, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4, तो साइज क्या होता जाएगा, बढ़ते जाएगा। अब देख सकते हैं यहाँ पे एक प्रैक्टिकल डेटा भी दिया हुआ है कि आवर्त में देख रहे हो आप, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस 186 पिकोमीटर है। एक पिकोमीटर मतलब बता देता हूँ, एक पिकोमीटर होता है 10⁻⁻12 मीटर। बहुत छोटे एटम्स होते हैं ना, तो रेडियस भी इनका बेटा बहुत कम होता है। ठीक है बेटा, तो अब देख पा रहे हो यहाँ पे 186, 160, 43, 118, 110, 104, 99 कम होते जा रहा है। और समूह में देखो कैसा होते जा रहा है, 152, 186, 231, 244, 270 बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है बेटा, ये सब पीरियोडिक टेबल में हमें पढ़ना है पॉइंट टू पॉइंट। अब जो तीसरा पॉइंट हमें पढ़ना है वो क्या, हमारे धात्विक गुण। अब हम चैप्टर के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, खत्म होने वाला हमारा चैप्टर कुछ समय में। धात्विक गुण, धात्विक मतलब धातु, धातु। आपको हमने पीरियोडिक टेबल में दिखाया था कि वो जिग जैग वाली लाइन याद है आप लोग को, अभी थोड़ी देर पहले ये जिग जैग वाली लाइन देख सकते हो आप, यहाँ पे ये वाली जो लाइन थी, इसके बाएं तरफ धातु होते हैं, इसकी दाएं तरफ अधातु होते हैं, बस उसी के हिसाब से इसमें बताना हमें। तो धात्विक गुण का अर्थ है किसी भी तत्व के परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता। धातु वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। धातु आवर्त सारणी में बाएं तरफ, हमें पहले से पता है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण कम होता जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों पर नाभिकीय आवेश बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घट जाती है। सिंपल सी बात है, अभी मैंने आपको बताया कि जब हम बाएं से दाएं की तरफ जा रहे हैं, आवर्त में जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी बढ़ते जा रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, जिससे वो क्या आ रहा है, साइज कम हो रहा है। तो जैसे जो साइज कम होगा, खींचने की क्षमता ज्यादा होती जा रही है, तो लूज तो करेंगे नहीं। और लूज करने का नेचर किसका है, धातु का। इसके लिए बाएं से दाएं की तरफ जाएंगे तो उनका वो नेचर कम होते जाता है। और मैं पता होना चाहिए, धातु इलेक्ट्रॉन खोदते हैं और धनात्मक आयन बनाते हैं, अतः धातु वैद्युत धनात्मक तत्व कहलाते हैं। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल लूँ सोडियम का, आपको पता है 11 है, ठीक है, तो 2,8,1, तो अगर स्टेबल होना है तो या तो ये 7 ले ले या तो 1 छोड़ दे, तो आपका आंसर आएगा सर 1 छोड़ दो। तो जैसे ही इसने 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ा तो क्या हो गया, ये Na+ हो गया, और बचा कितना इसके बाद 2,8, तो इसके लिए धनात्मक आयन होता है बेटा। ठीक है, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण बढ़ता है, क्योंकि संयोजकता इलेक्ट्रॉनों पर नाभिकीय आवेश घटता है और बाहरी इलेक्ट्रॉन सुगमता पूर्वक निकल जाते हैं। ऊपर से नीचे तक, ऊपर से नीचे पे जाने पे
धात्विक गुण बढ़ता क्यों? क्योंकि जब साइज बढ़ेगा ना बेटा, जैसे अगर मैं बात करूं, जब साइज बढ़ते जाएगा ना, तो जो बीच से यहाँ का जो अट्रैक्शन है वो यहाँ पे सबसे ज्यादा होगा, फिर यहाँ कम कम कम। तो अगर ये जो न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच नहीं पा रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन इजीली बाहर निकल सकता है। और इलेक्ट्रॉन निकलना, लूज होना, ये किसका नेचर है? धातु का। तो इसके लिए बाएं से दाएं की तरफ धातु जो कैरेक्टर है कम होता है, और ऊपर से नीचे की तरफ धात्विक कैरेक्टर जो है वो बढ़ता है। तो इसको हम बोलते हैं मेटालिक कैरेक्टर। ठीक है बेटा। अब आते हैं अधात्विक पे। बेटा जो आपने धात्विक में पढ़ा उसका उल्टा समझ लो। तो ये हो जाएगा हमारा चौथा पॉइंट। अधातुएं वैद्युत दृढ़ात्मक होती है, वह इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती हैं। अधातुएं आवर्त सारणी में दाएं और पाई जाती है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर अधात्विक गुण बढ़ता है, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। और जैसा आप दूसरा इसको कंपेयर कर लो, उल्टा लिखा हुआ है इसका एकदम। समूह में नीचे से ऊपर जाने पर अधात्विक गुण कम होता है, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश कम हो जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन अपनाने की क्षमता कम हो जाती है। ये लास्ट वाला और ये मैच कर लो। आपने अगर धात्विक समझ लिया तो आप अधात्विक आराम से समझ सकते हो। आवर्त सारणी के मध्य में कुछ उपधातु अर्ध धातु भी पाई जाती है, कुछ गुण धातुओं के तथा कुछ गुण अधातु को दर्शाते हैं। जैसे हमने पढ़ा था वो जिगजैग वाला लाइन, मेटलॉइड्स बोलते हैं उसको, धातु सदिश। आखिरी पॉइंट है, धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं, जबकि अधातु ऑक्साइड्स अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। जैसे मैं बता देना चाहता हूँ आपको यहाँ पे, इसको मैं पहले डिलीट करता हूँ। अब उन्होंने बोला धातु ऑक्साइड, जैसे मैंने सोडियम ले लिया, तो ये जो सोडियम ऑक्साइड है इसको अगर मैं जल में मिला दूं तो मुझे मिलेगा NaOH। और ये क्या है बेटा? ये बेस कहलाता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्षार। और अगर जैसे ये कार्बन अधातु, अगर इसको पानी में मिला दिया जाए तो ये बनाता है H2CO3। इसको हम बोलते हैं कार्बोनिक अम्ल। ठीक है बेटा। इसके लिए बोला गया है कि धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं, जबकि अधातु ऑक्साइड अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। अब जैसे यहाँ पे टेबल है, ये टेबल आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है समझने में। गुण आवर्त में परिवर्तन कारण, समूह में परिवर्तन कारण। जैसे परमाणु साइज आवर्त में कम होते जाता है, क्योंकि आपको पता है प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है, जिससे नाभिक एवं इलेक्ट्रॉन के बीच परस्पर आकर्षण बढ़ता है। फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन व नाभिक के मध्य की दूरी घटती जाती है। और समूह में क्या होते रहता है बेटा? बढ़ते रहता है। नए कोषों के जुड़ने के कारण बाहरी कोष तथा नाभिक के बीच की दूरी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। धात्विक गुण बेटा कम हो जाता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण संयोजक इलेक्ट्रॉन होता है त्यागने की प्रवृत्ति घट जाती है। और समूह में क्या होता है? धात्विक गुण बढ़ जाता है, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश कम हो जाता है तथा संयोजी इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता बढ़ जाती है। अधात्विक गुण, अब जैसे यहाँ पे अगर कम हो रहा है तो यहाँ पे ये बढ़ जाएगा। यहाँ पे अगर प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, अगर यहाँ पे ये बढ़ा है तो ये कम हो जाएगा। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश कम होने के कारण इलेक्ट्रॉन अपनाने की क्षमता कम हो जाती है। तो लगभग बेटा हमारा यहाँ पे चैप्टर 98.95% कंप्लीट हो गया है। सिर्फ एक टॉपिक बचा जो एक्स्ट्रा ऐड है। अब जैसे देख सकते हो ये आपके टेक्स्ट बुक का फोटो है। ठीक है, तो जो चीज मैंने अभी एक्सप्लेन किया सेम चीज आपको यहाँ पे है, तो आपको बहुत रीड करना पड़ेगा। तो जो मैंने यहाँ पे सब लिखा हुआ है, जो अंडरलाइन किया है, वही आपको सब लिखना है आपके नोटबुक में। ठीक है, और जैसे ये टेबल में ये पूरा एक समरी के हिसाब से आप देख सकते हो, तो एक बार आपको सिर्फ रीड करना पड़ेगा, बाकी जो नोट्स मैंने दिया है वही नोट्स आपको लिखना है। तो जो पांचवा पॉइंट हमारा है वो ये है, हैलोजन वंश की श्रेणीबद्धता। अब देख सकते हो समूह 17 में हैलोजन के कुल सदस्य हैं, सभी के समान एडोसूत्र X2। समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने के लिए उनकी भौतिक अवस्था में श्रेणीबद्धता होती है, जैसे कि फ्लोरीन और क्लोरीन बेटा ये गैस होता है, जो ब्रोमीन है वो द्रव्य है, और आयोडीन है वो क्या है? आपका ठोस है। तो टोटल 5 पॉइंट हमें आवर्त सारणी के हिसाब से करना है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो खत्म होता है। अब आपके लिए जो होमवर्क है, सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको लिखने हैं और सबमिट करने हैं जल्द से जल्द। तो आपको नोट्स बना लेने हैं अच्छे से, और उसके बाद सारे क्वेश्चन के आंसर आपको अच्छे से सबमिट करने हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो सेट होगा वो आपको मैं बाद में प्रोवाइड करूंगा, लेकिन उससे पहले टेक्स्ट बुक अच्छे से रीड कर लेना है। जो मैंने नोट्स लिखवाया है, जो मैंने अभी समझाया, पूरे चैप्टर का थॉरोली आपको अच्छे से पढ़ लेना है। कोई भी डाउट है उसको पूछना है, समझना है, और ये होमवर्क कंप्लीट करना है।
और नेक्स्ट वीक इसको बताना है मंडे को। ठीक है बेटा, ऑल द बेस्ट।